हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 3 जुलाई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर सुनिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 1 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे बोलते हैं जीएसटी दिवस। ठीक है, तो जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाने की जो शुरुआत है वो हुई थी 1991 में। यानी 1991 में पहली बार 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया था। इस दिन को मनाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है डॉक्टरों के उनके योगदान का सम्मान देना। यानी डॉक्टर जो हमारे लिए करते हैं, जो वो अपनी हेल्प करते हैं, उसके योगदान के लिए उन्हें सम्मान देना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, इस समय कोरोना महामारी चल रही है और इसके बचाव में जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी जान की परवाह किए ही देश की सेवा में लगे हुए हैं। तो डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। शुरुआत आप याद रखिएगा 1991 से हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और दिवस डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अभी हमने बताया कि जो 1 जुलाई है उसको नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई को डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है और 4 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, और 11 जुलाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। वो डे है कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस। तो दोस्तों, इन डे को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने माह के लिए बढ़ाया है? तो दोस्तों, जो के वेणुगोपाल हैं ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। तो उनका जो कार्यकाल है वो नेक्स्ट 3 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 माह के लिए। दोस्तों, देश के अटॉर्नी जनरल कौन है? याद रखिएगा के वेणुगोपाल, और उनकी जो उम्र है वो है 91 साल। तो उनका जो कार्यकाल है अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह जो इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है यह तीसरी बार बढ़ाया गया है, यानी तीसरी बार इनका सेवा विस्तार हुआ है। वेणुगोपाल अब 30 सितंबर को रिटायर होंगे। इससे पहले वो 30 जून को रिटायर होने वाले थे और उनका कार्यकाल जो है वो खत्म होने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका जो कार्यकाल है वो अगले 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की बात करें तो वो केंद्र सरकार के लिए देश के सबसे शीर्ष विधि अधिकारी यानी लॉ ऑफिसर और मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में काम करते हैं। यानी जो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल होते हैं वो केंद्र सरकार के विधि ऑफिसर होते हैं और इसके अलावा वो मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जान लेते हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो दोस्तों, अटॉर्नी जनरल जो है ये सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई मामला ऐसा आता है जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और केंद्र सरकार की तरफ से बोलना हो तो कौन बोलेगा दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 76 के तहत की जाती है और इनकी नियुक्ति जो है कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बन सकता है? तो दोस्तों, जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट डे है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 जून को। कब मनाया जाता है? 30 जून को। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित करने में संसद के महत्व को उजागर करना, यानी लोगों के जो अधिकार हैं, यानी जो राइट हैं लोगों के, उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है संसद के माध्यम से, तो इसके महत्व को उजागर करने के लिए ही हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना 2018 में यूनाइटेड स्टेट असेंबली के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यह दिवस 1889 में स्थापित संसदों के वैश्विक संगठन अंतर संसदीय संघ के गठन को भी स्वीकार करता है, यानी इस दिन अंतर संसदीय संघ का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड्स लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जो डायमंड्स लीग है उसमें सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? सिल्वर मेडल जीता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उन्होंने इसके साथ ही पिछले 15 दिनों में दूसरी बार ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी दोस्तों उन्होंने अभी हाल ही में 15 दिनों के अंदर अपना दूसरी बार नेशनल रिकॉर्ड्स तोड़ा है। वह 89.94 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिनों पहले नीरज चोपड़ा ने सबसे दूर जो भाला फेंका था वो फेंका था 89.30 मीटर का, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो डायमंड लीग है उसमें जो भाला फेंका है वो कितनी दूर फेंका है? 89.94 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से उन्होंने 15 दिनों के अंदर 2 बार अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। और जो डायमंड्स लीग है इसमें दोस्तों कौन पहले स्थान पर आए हैं, यानी गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा में हुआ था, ठीक है। और ये सेना में भी हैं, सूबेदार के पद पर हैं। और दोस्तों इनके मेडल की अगर हम बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो कि भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा जैवलिन थ्रो में ही उन्होंने एशियन गेम्स 2018 में, जो कि जकार्ता में हुए थे, तो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। एशियन चैंपियनशिप 2017 में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में 2016 में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट करिएगा। और एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था उसमें कितनी दूरी तक उन्होंने भाला फेंका था? तो याद रखिएगा 87.548 मीटर तक उन्होंने भाला फेंका था। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट कर लें आप। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ में 2 नए सदस्य कौन बने हैं जिससे इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 56 हो गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ में 2 नए देश जुड़े हैं, उनके नाम है टोगो और गेबोन। क्या नाम है दोस्तों? टोगो और गेबोन। तो ये 2 देश जो हैं वो और जुड़ गए हैं। तो इस प्रकार से जो कॉमनवेल्थ है उसमें देशों की संख्या कितनी हो गई है? 56 हो गई है। अब तक कितने देश थे? 54 देश थे, ठीक है। तो दोस्तों इस बार जो कॉमनवेल्थ जो नेशन थे उनकी एक बैठक हुई है 22 से 25 जून के बीच रवांडा में हुई है। कहाँ पर हुई है दोस्तों? रवांडा में। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसमें हिस्सा लिया था। और याद रखिएगा कि जो टोगो और गेबोन है ये कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का केंद्र नहीं थे, यानी यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेश केंद्र नहीं बनाए गए थे। फिर भी ये दोनों देश जो हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। रवांडा की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रवांडा भी कभी ब्रिटिश उपनिवेश का केंद्र नहीं रहा है, फिर भी वो कॉमनवेल्थ में शामिल हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों टोगो और गैबोन की, तो ये अफ्रीकी नेशंस हैं। और गैबोन के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अली बोंगो, और टोगो के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं फोरो गेम्स के।
कॉमनवेल्थ की बात करें तो 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी पहले से हो चुकी थी। वर्तमान में 54 देश कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। टोगो और गैमोन के आने के बाद इसकी जो संख्या है वो कितनी हो गई, 56 हो गई है। इन देशों की अगर हम बात करें, इन 56 देशों की, तो इनकी कुल आबादी 2.5 करोड़ से अधिक, यानी दुनिया की आबादी का लगभग 30% इन्हीं देशों के पास है। ठीक है। कॉमनवेल्थ के सदस्य देशों की जो कुल जीडीपी है वो $10 ट्रिलियन है और ये दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 14% है। ब्रिटेन और भारत के पास इसका आधा हिस्सा है। तो कुल 15 देशों में ब्रिटिश क्राउन को हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है, यानी जो 15 देश ऐसे हैं जो अभी भी महारानी जो एलिजाबेथ है उनको अपना महारानी मानते हैं, यानी हेड ऑफ स्टेट मानते हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। 5 देशों के पास अपना राजतंत्र है, जबकि 36 देशों के पास उनका गणतंत्र है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, PSLV C-53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। ठीक है। तो इसरो ने अभी हाल ही में सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपनी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV C-53 मिशन में सिंगापुर से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। कितने? तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो ने अपने PSLV C-53 मिशन में सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। PSLV C-53 अंतरिक्ष विभाग की एक कॉर्पोरेट शाखा है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL का दूसरा समर्पित मिशन भी है। इसरो ने फरवरी 2022 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी EOS-4 को इंजेक्ट करके PSLV C-52 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लें। आपको एक बात और याद रखना है कि जो इसरो की स्थापना है ये कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1959 में हुई थी। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एस सोमनाथ। कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ जो हैं वो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो फिलीपींस की बात करें तो रोमुअल लडेज मार्कोस जूनियर जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? रोमुअल डेज मार्कोस जूनियर। और उन्होंने जो अभी हाल ही में शपथ ली है वो कहां पर ली है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में नेशनल म्यूजियम में उन्होंने शपथ ली है। फिलीपींस की बात करें तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है जिसकी कैपिटल मनीला है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित 7107 द्वीपों को मिलाकर यह देश बना हुआ है। दोस्तों, कभी इस देश में स्पेन और अमेरिका का उपनिवेश रहा है। और फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस एशिया में 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इन सभी पॉइंटों को आपको नोट जरूर करना है। लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 36वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं? तो भारत के 36वें टेस्ट कप्तान बने हैं जसप्रीत बुमराह। कौन बने हैं दोस्तों? जसप्रीत बुमराह। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में शुरू होने वाले 5वें टेस्ट से बाहर कर दिया गया है। उनकी तबीयत में कुछ गड़बड़ी है, इसके कारण वो बाहर हो गए हैं। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो अब इंडियन टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं और वो भारत के 36वें टेस्ट कप्तान बने हैं। भारत के पहले कप्तान कौन थे? CK नायडू। तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आई है दोस्तों क्रिकेट की। तो जब भी क्रिकेट की बात आएगी तो BCCI की बात जरूर आएगी। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया जो है वो BCCI कहलाता है और इसका जो मुख्यालय है याद रखिएगा मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है दोस्तों? सौरभ गांगुली। तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? सेकंड क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? और थर्ड क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ में अब कितने देश हो गए हैं? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।